प्रीति सिंह। किसी भी देश की संस्कृति और उसके संस्कारों को जानने के लिए उसकी भाषा को जानना जरूरी है। मातृभाषा सिर्फ संवाद का स्वाभाविक माध्यम ही नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान भी होती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार मातृभाषा में पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाए और जमीनी स्तर पर उसका पालन भी सुनिश्चित करे। कई भाषाओं की चिंताजनक स्थिति और भविष्य में उन्हें लुप्त होने से बचाने और अपने सदस्य देशों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखने के लिए नवंबर 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था ने विश्व की आधी से अधिक भाषाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आशंका जताई कि शताब्दी के अंत तक ये भाषाएं प्रायः विलुप्त हो जाएंगी। 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है समावेशी शिक्षा और समाज के लिए बहुभाषिता को प्रोत्साहन। ये इस अवधारणा पर आधारित है कि एक समावेशी समाज बनाने के लिए बहुभाषिता जरूरी है। यह सिद्धांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन दर्शन की मूल भावना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के भी अनुरूप है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह लेख लिखकर मातृभाषाओं के महत्व और उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस से पहले लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को अलग अलग भाषाओं में पत्र लिखा है कि वो अपने क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा कि आप जिस बड़े इलाके का संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आप वहां की स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने में सक्रिय रूप से सहायक बने। उन्होंने कहा कि आपके प्रयासों से भारतीय भाषाओं को काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है। आज की चर्चा में हम मातृभाषा के महत्व का विश्लेषण करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं डॉक्टर नारायण चौधरी, सहायक निदेशक, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। साथ ही मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जैन, निदेशक व्याकरण, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर चौधरी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और मैं चाहूंगी थोड़ा आप समझाएं कि भाषाई विविधता के मामले में हम कितने समृद्ध हैं और कैसे किसी संस्कृति की पहचान उससे भाषा से होती है। बाकी देशों के मुकाबले भारतवासियों के लिए जो मातृभाषा दिवस है उसका महत्व ज्यादा क्यों है? सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे राष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू का धन्यवाद कहना चाहता हूं। और हमें पता है हमारे यहाँ पे वो भारतीय भाषा संस्थान में कई बार आए हैं और भाषा के प्रति उनका लगाव बहुत अच्छा है। और हमें विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में सारी भारतीय भाषाओं पे जो महत्व दिया जा रहा है और आगे और जो कुछ भी होने वाला है, खास करके अभी जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसमें भारतीय भाषाओं पे बहुत अच्छा जोर दिया गया है। और हमें विश्वास है कि इससे हमारे भारत में जो भाषाएं हैं, कई सारी भाषाएं हैं, उन सभी का विकास होगा। अब इससे पहले एक छोटा सा एक ब्रीफ में दूंगा कि पूरे विश्व में कुल मिला के कही जाती है कि करीबन 7,000 के आसपास भाषाएं हैं। इसमें भारत का स्थान चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है एक देश है छोटा सा अफ्रीका में, पापुआ न्यू गिनी, जिसके यहाँ एक अनऑफिशियल अनाधिकारिक सर्वेक्षण है, उसके मुताबिक से वहां पे करीबन 800 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया हमारे बगल का साउथ ईस्ट एशिया का देश है और वहां पे करीबन 750 के आसपास भाषाएं हैं। तीसरे नंबर पे आता है नाइजीरिया का, जहां पे भी करीबन 700 के आसपास हैं। और चौथे नंबर पे आता है हमारे भारत का स्थान, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के ये अनाधिकारिक फीचर नंबर में बता रहा हूँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किया हुआ है कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 456 भाषाएं हैं। बट असली संख्या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा। और ये मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, मातृभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। मातृभाषा को हमारा जो हमारी जो सरकार है, हम जो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो इस सारी भाषाओं का सर्वेक्षण करती है और उसका फिर डेटा निकाल के लाती है, उसके मुताबिक यदि जाएं तो 2011 का डेटा ये कहता है कि भारत में कुल मिलाकर के 19,500 मातृभाषाओं के नाम, अलग अलग नाम दर्ज किए गए। जब हमारे सेंसस के
लोग जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, तो लोग अलग अलग नाम देते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक नाम हो। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप किसी गांव में जाकर के किसी से पूछें कि भाई आपकी मातृभाषा क्या है, और वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो वो कहेगा कि मेरी भाषा देहाती है, मेरी भाषा ठेठी है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदी बोलता हूँ, बोलती हूँ, या भोजपुरी बोलता हूँ, या ब्रज भाषा बोलता हूँ। वो ऐसा नहीं कहेंगे। तो इस तरह के नाम जो आते हैं, उस तरह के नाम की संख्या 19,500 है। अब इसको रैशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है, और जो काम आरजीआई करती है विभिन्न संस्थानों की मदद से, और उसके मुताबिक भारत में अभी हम कहें तो कुल मिलाकर के 121 ऐसी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, जिनको बोलने वाले 10,000 से ज्यादा लोग हैं। और इसके अलावा अनाधिकारिक फीचर में नंबर में बता रहा हूं, जो कि 1964 के आसपास का है, उस समय के हिसाब से करीबन 1300 के आसपास हमारे पास रैशनलाइज, हम कह सकते हैं कि ये सब अपने आप में अलग अलग मातृभाषाएं हैं। 1300 के आसपास मातृभाषाएं हैं, जिसमें सारी भाषा को आप जोड़ दीजिए। इसमें आप मेवाड़ी ले लीजिए, ढूंढानी ले लीजिए, कुमाऊनी ले लीजिए, किसी भी मातृभाषा को लीजिए, सारी की सारी हमारी मातृभाषाएं हैं, और सबके सब उतने ही महत्वपूर्ण है। और ये जो एनईपी है, एनईपी में इन सब के ऊपर जोर दिया गया है कि सभी का विकास होते होते हमारी बाकी सारी भाषाओं का विकास होगा। और हायर लेवल पे जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ भाई 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जिसको कि हमने एक संवैधानिक नामकरण दे रखा है, और उसमें ज्यादातर काम होता है। और उसके ऊपर आती है हमारी राजभाषाएं, और राजभाषाओं में हमारे पास हिंदी है और ऑफ कोर्स अंग्रेजी है। ठीक है प्रोफेसर जैन, अब भाषाओं को लेकर हम कितने समृद्ध हैं इसके बारे में हमें डॉक्टर चौधरी ने बताया। और भाषा के मामले में या बोलियों के मामले में कहा जाए तो भारत के लिए कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी इस तरह से हमारी इतनी समृद्ध संस्कृति है भाषाओं को लेकर कि हमारी बोली हर 4 कोस पे बदलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब जो चिंता का विषय है वो ये है, जैसा उपराष्ट्रपति ने भी लिखा है कि भारत में 19,500 भाषाएं बोलियां हैं, जिनमें से 200 भाषाएं और बोलियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की चिंता है कि दुनिया में हर 2 हफ्ते में एक भाषा लुप्त होती जा रही है या विलुप्त होने के कगार पर है। अगर इस पर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है, खासकर भारत में भाषाओं और बोलियों के विलुप्त होने का खतरा कितना बड़ा है? प्रीति जी, एक तरफ कुछ आंकड़ों की बात हमारे नारायण जी ने की जी। आपका जो सवाल है, और जिधर आदरणीय वेंकैया जी ने चिंता जाहिर की कि 200 भाषाएं मरने के कगार पर हैं, यूनेस्को की चिंता भी। भाषाओं का मरना पहचान का मरना होता है, और संस्कृति का मरना होता है, परंपरा का मरना होता है। तो ये जो परंपरा का मरना, संस्कृति का मरना, व्यक्ति की पहचान का मरना, आप घर पर जब पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, तो आपकी माँ पहचान लेती है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दरवाजे पर आई है। अब वो जो आवाज है, वो आवाज की जगह कोई दूसरा आवाज देता है तो उसकी पहचान हो जाती है कि नहीं, हमारा बेटा नहीं आया है, हमारी बेटी नहीं आई है, कोई और आया है। तो आवाज पहचान है व्यक्ति की। चिंता यूनेस्को की जायज है, बल्कि मुझे तो और जो आंकड़े हमारे सर्वेक्षणों ने दिए हैं, वो आंकड़े भी लगभग झूठे हैं। जो भिन्न भिन्न झूठे इसलिए कि एक बार 10 साल पर कुछ आंकड़े देता है वही सर्वेक्षण विभाग, और उसके 10 साल के बाद कुछ भिन्न प्रकार के आंकड़े देता है, और फिर 10 साल बाद फिर भिन्न प्रकार के आंकड़े देता है। ये आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी। तो कुल मिलाकर सर्वेक्षणों के आंकड़े बहुत प्रामाणिक नहीं है। मुझे तो बार बार लगता है ये जो चिंता वेंकैया जी ने की है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबका साथ सबका विकास, अर्थात सबकी भाषाओं के बचने से ही, भारत की सभी भाषाओं की समृद्धि से ही, और वो बिना शिक्षा व्यवस्था के, बिना प्रशासन में आए, और बिना, हमने तो एक नारा दिया, जनता को न्याय जनता की भाषा में, जिसको मृत्युदंड होता है
उसका बयान अंग्रेजी में लिखा होता है और मृत्युदंड तक हो जाता है, वो उसे अंग्रेजी समझता भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो न्याय की व्यवस्था है वो भी, उस न्याय की व्यवस्था को लेकर के भी, उस पर भी तमाम सारे सवाल लगातार उठते रहे हैं। तो न्याय अपनी भाषा में, संवाद अपनी भाषा में, सम्मान अपनी भाषा से, संस्कृति अपनी भाषा से, पहचान अपनी भाषा से, इसलिए अपनी भाषाएं बचाना। और इसके साथ एक और बड़ी बात, वो बड़ी बात ये कि भाषाओं का बचना केवल भाषाओं का बचना नहीं है, भाषाओं का बचना आर्थिक समृद्धि का परिचायक भी है। 1910 में हमारे 9 पैसे के बराबर $1 था, 1925 में हमारे 10 पैसे के बराबर $1 था, अर्थात $1 में $10 आते थे। और 1947 में $4.17 का $1 था, और जब 1984 में मैं पहली बार अमेरिका गया तो $8 के आसपास डॉलर था, और अभी 2020 में $77 के बराबर डॉलर आ गया, और अब $73 के आसपास। तो जब हमारी भाषाओं की समृद्धि की बात, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते थे और भारतीय भाषाओं की को हम एक आदर के साथ देखते थे, तो हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध थे। तो भारत को अगर आर्थिक साम्राज्य बनना है, और जो भारत विविध सांस्कृतिक समूह जो है, विविधताओं का जो समूह है सांस्कृतिक विविधताओं का, वो सांस्कृतिक उसके लिए काफी जरूरी है। भारत की संरक्षा है, और भारत की संप्रभुता की संरक्षा है, और भारत की स्वतंत्रता वस्तुतः भाषाओं की स्वतंत्रता है, यानी भाषाएं चाहिए। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि भारत संस्कृति की लिए भी ज़रूरी है, संस्कृति की पहचान के लिए ज़रूरी है, सम्मान के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर चौधरी, जैसा अभी प्रोफेसर जैन ने भी कहा कि जब तक हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोलचाल में भी एक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा ज़रूरी एक कदम है अगर भाषा के अस्तित्व को बचा कर रखना है। जैसा उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि भाषाओं की विविधता और बहुमूल्य बोलियां वाले हमारे कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्ञान के गढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो संकट में है, और इसका मुख्य कारण अपनी मातृभाषा को कम आंकना और अंग्रेजी को झूठी शान की तरह लेकर चलना है। ये जो मानसिकता हमारे देश में बनी हुई है, सिर्फ एक कोने की बात नहीं, हम पूरे देश में हर क्षेत्र की बात कर सकते हैं, इस मानसिकता को कैसे तोड़ा जा सकता है? धन्यवाद। ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व भर में एक फिनोमेनन चल रहा है। और यूएन का डेटा यदि आप उठाएं, यूनेस्को का यदि लिस्ट आप उठाएं, तो उसमें सारे देशों की भाषाएं आपको मिलेंगे। और इसमें इसका जो मुख्य कारण मुझे नजर आ रहा है वो पिछले 50 सालों के दौरान आया हुआ है, या फिर पिछले 20-25 सालों के दौरान हम लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया है कि नहीं भाई, हमें अपनी मातृभाषाओं पे ज्यादा जोर डालना है। और आप जानते हैं कि 1999 में ही यूनेस्को ने इस तिथि को 21 तारीख को बताया कि भाई इसको अब हम इंडिजिनस, ये मातृभाषा दिवस के तौर पे बनाएंगे। और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है पूरे विश्व भर में, यूनेस्को ने इस पूरे डिकेड को, यानी कि 2019 से लेकर के 2029 तक के इस पूरे डिकेड को इंडिजिनस लैंग्वेज डिकेड के तौर पे घोषित किया हुआ है। और कई सारे कार्यक्रम पूरे विश्व भर में होने हैं, जिसमें कि भारत भी एक प्रतिभागी है। यूनेस्को की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भाषाएं, सर ने भी बताया कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनकी अपनी लिपि नहीं है। लिपि इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लिखने में कभी प्रयोग नहीं किया जाता था। ऐसा नहीं कि वो भाषाएं नहीं है, दे आर ऑल्सो अ लैंग्वेज एंड दे आर सेपरेट लैंग्वेज हैविंग देयर ओन, सॉरी मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, वो अपने आप में अलग भाषाएं हैं, और उनमें अपने अलग अलग खास नॉलेज हैं। कुछ इस तरह की जानकारियां हैं जो आपको अन्य भाषाओं में नहीं मिलेंगी, और वो सारी जानकारी यदि वो भाषाएं मर जाती हैं, उनको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो सारी की सारी चली जाएंगी, और ये एक नुकसान होगा पूरी मानव जाति का। इस नुकसान से हमें बचाना है, पहली बात। दूसरी बात कि ग्लोबलाइजेशन को आप रोक नहीं सकते। कोई एफर्ट ऐसा नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ बैड थिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज
एक बुरी बात है, इस पे हमें नहीं जाना चाहिए, इस पे जाना है। तो यानी कि भाषा को यदि आपको सशक्त करना है तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आई है, उसको ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में कहीं पे कॉन्टेक्स्ट करके रखिए। अब कोई भाषा मरती क्यों है? मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में कोई एक छोटी सी भाषा है, मान लीजिए कि लूरो नाम की एक भाषा है निकोबार में, एक छोटी सी भाषा है जिसको बोलने वाले कुल मिला के मुझे लगता है 3-4 हजार लोग हैं। अच्छा। अभी हम भारतीय भाषा संस्थान में इस पे एक अच्छा काम किए हुए हैं जी। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि छोटी सी भाषा है, 4-5 हजार लोग बोलते हैं और उनके अलावा और कोई नहीं बोलता है, लेकिन वहां के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग अब हिंदी भी बोलना जानते हैं क्योंकि उनको आपस में किसी से बात करनी है, या अंग्रेजी भी जानते हैं क्योंकि उनको इंटरनेट पे कुछ सर्फ करना है या कोई और जानकारी इकट्ठा करनी है जो कि हिंदी में उपलब्ध नहीं है या इंग्लिश में उपलब्ध है। तो वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनको उस नए लैंग्वेज को की जानकारी चाहिए। अब इसमें हो क्या रहा है कि उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा का जो पहला यूज था, जहां जहां पे वो अपने भाषा का प्रयोग करते थे, उन जगहों पे वो अभी भी प्रयोग में है। यदि वो उन जगहों पे प्रयोग होना बंद हो जाता है, यानी कि पहले यदि वो घर में अपना प्रयोग करते थे, यदि वो अपने कम्युनिटी में, अपने समाज के लोगों के साथ, अपने गांव के लोगों के साथ उस भाषा का प्रयोग करते थे, यदि वो अभी तक जारी है तो उस भाषा पे कोई खतरा नहीं है। वहां के लोग नई भाषा सीख रहे हैं जो कि उनकी जरूरत है और ऐसा होना चाहिए। नई भाषा सीखने से आपको नई जानकारी मिलती है, तो ये होना जरूरी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि उस समुदाय के लोग अपनी मातृभाषा में जो काम पहले करते थे वो काम करना बंद कर देते हैं। नया जनरेशन आता है, नया जनरेशन देखता है कि भैया मेरी पढ़ाई हो रही है हिंदी में या इंग्लिश में, तो उनका पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, वो दूसरी भाषा हो जाती है और वो कंटिन्यू यदि कर जाता है तो पुराना जनरेशन जो उस भाषा को बोल रहा था वो बोल के चला गया, उसके बाद नया जनरेशन आया, उसकी कॉम्पिटेंस उसकी अपनी मातृभाषा में कम हो गई। किसी भी लैंग्वेज में आपकी कॉम्पिटेंस कम होगी तो आप खुद ही झेप महसूस करें कि मैं इस भाषा को ना बोलूं, और धीरे धीरे वो भाषा के बोलने वाले खत्म हो जाते हैं, बोलने वाले कम हो जाते हैं और वो भाषा मर जाती है। तो सभ्यता नहीं मरी, लोग नहीं गए कहीं, लेकिन उस भाषा का उपयोग खत्म हो गया, उस भाषा का अभी प्रयोग खत्म हो गया, इसलिए वो भाषा मरने पे जा रही है। अब इससे उभरने के लिए ये मैं एक नेचुरल चीजें बता रहा हूँ, मैं हमारा फील्ड एक्सपीरियंस है। हम भारतीय भाषा संस्थान में कई सारे एंडेंजर्ड लैंग्वेज पे भी काम करते हैं, तो वहां से एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी भाषाओं का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बड़ी भाषा पे अभी आया नहीं। आप कह सकते हैं कि खतरा हिंदी पे भी है, खतरा तेलुगु पे भी है, खतरा बोडो पे भी है, खतरा डोगरी जैसी बड़ी भाषाओं पे भी है जिनको बोलने वाले करोड़ों में है, करोड़ों में है, तब भी खतरा है। लेकिन खतरा किस स्तर पे है उसको देख करके और उसको, उस भाषा को हम किस तरह से प्रमोट करें, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रोफेसर जैन, उपयोग बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना, चाहे वो लिखित रूप में हो, बोलने के रूप में हो, ये पहली शर्त होगी अगर हमको किसी भी भाषा और बोली को बचा कर रखना है। अगर मैं कुछ कोशिशों की ही बात करूं और हर स्तर पर अगर हम बात करें, जैसे स्कूल में बात कर रहे हैं, आप लोग ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई, उसमें किस तरह की कोशिशें हो रही हैं उसके बारे में बताया। साथ ही अगर मैं राज्यसभा में देखूं तो जो रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उनका इस्तेमाल 5 गुना बढ़ा है। राज्यसभा के सदस्य अब संसद में 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी बोल सकते हैं और अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाता है और सदस्य उन भाषाओं में से किसी में भी अपने विचारों को रख सकते हैं। अगस्त 2017 में राज्यसभा के सभापति का जब पद ग्रहण किया था एम वेंकैया नायडू ने, तो उन्होंने सदन के सदस्यों को अपनी मातृभाषा में विचार रखने के लिए वो हमेशा प्रेरित करते रहे। उन्होंने कोशिशें की हैं इस दिशा में। वहीं बहुभाषावाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को 22 अनुसूचित भाषाओं में से 6 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्णय लिया है और ये अभी एक शुरुआत है। इससे इस शुरुआत का मतलब यही है कि हर किसी की पहुंच न्याय तक हो सकेगी। तो शिक्षा के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और इसके आगे जाकर जहां टेक्नोलॉजी की बात और ग्लोबलाइजेशन की बात की है अभी डॉक्टर साहब ने, अभी कैसे और
इसमें कोशिशें होनी चाहिए, क्या और चुनौतियां हैं? क्योंकि हम जानते हैं अब गूगल का पेज आप खोलिए तो उसमें अलग अलग भाषाओं में भी आप सर्च कर सकते हैं। मराठी भी है वहाँ, गुजराती भी है, कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम सर्च कर सकते हैं। एनआरआई की बात करें, दुनिया भर में जो भारतीय हैं वो अलग अलग पदों पर भी हैं, बहुत बड़ी संख्या है उनकी बाहर। किस तरह से एक छोटे लेवल से लेकर आगे तक हम और कोशिशें कर सकते हैं और इसमें चुनौतियां क्या हैं आपकी नज़र में? मैं एक संदर्भ से आपसे बात करता हूं। भारतीय मूल के लोग जो अमेरिका में या बाहर जाकर के बसे, उनकी हिंदी उस पीढ़ी में तो नहीं, अगली से अगली पीढ़ी तक अवश्य चली जाती है। गुजराती, मराठी, उड़िया और बांग्ला तीसरी से चौथी पीढ़ी में जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम चौथी से पांचवी पीढ़ी में चली जा रही। अब भाषा पर जो आक्रमण है वो भारतीय भाषाओं पर आक्रमण भारत के बाहर भी हो रहा है और भारत के भीतर भी हो रहा है। जो हमारी बड़ी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, जैसे गुजराती है, या जो मराठी है, इसमें हम शब्द के स्तर पर हम देखें तो हम आज स्थिति ये हो गई है कि लगभग 50 से 60% शब्द हम अंग्रेजी के प्रयोग करने लग गए हैं। तो हमारी शब्दावली दिनों दिन कम होती जा रही है और यहां तक कि हम उन शब्दों के लिए अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करने लग गए हैं जिनके कि हमारी भाषाओं में शब्द हैं। तो हम अपनी भाषाओं के शब्दों को ही प्रयोग से बाहर करते जा रहे हैं। हम गिनतियां भूल गए हैं, हम पहाड़े भूल गए हैं, हम वर्णमाला भूल गए हैं, हम नाते रिश्ते की शब्दावली भूलते जा रहे हैं। नाते रिश्तों की शब्दावली हमारे भारत की जिस तरह की समृद्ध है, विश्व में कहीं उस तरह की नाते रिश्तों की शब्दावली नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी मौसी है, हमारी बुआ है, हमारी मामी है, अब हमारी चाची है, हमारी ताई है। अब ये जो सारे रिश्ते हैं वो केवल आंटी में बदल गए, है ना। तो हमारी पहचाने, रिश्तों की पहचानें हमारी गायब हो रही हैं। हमारे भोजन के आभूषण, हमारी महिलाओं के जो आभूषण के जितने प्रकार हैं भारत में, जितनी विविधताएं हैं भारत में, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितनी विविधताओं की हमारे आभूषण हैं, कितनी विविधताओं के हमारे परिधान हैं, उन परिधानों के नाम हैं। ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अभी परिधानों को तो थोड़े बचाने की बात हो रही है, पर भोजन के व्यंजन गायब हो रहे हैं, है ना। सब नूडल्स खाना चाह रहे हैं, सब ब्रेड खाना चाह रहे हैं, उससे तमाम सारी बीमारियां भी हो रही हैं। तो जो रोगों का आक्रमण हो रहा है भारतीय जनता पर, वो केवल इस कारण हो रहा है कि हम अपनी पारंपरिक भोजन से हम दूर जा रहे हैं। तो हमारी भाषाओं के बचने का मतलब हमारी जीवन शैली का बचना, और ये जीवन शैली का बचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसी के साथ साथ भारतीयता। तो मैंने जैसा अभी ये भी कहा कि जो हमारी बड़ी भाषाएं हैं, उन बड़ी भाषाओं की शब्दावली हमारी गायब हो रही है। उसकी जगह अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। उधर जो उत्तर पूर्व है उसमें और हमारे क्षेत्र में भी जो हमारी बोलियां हैं, उन बोलियों के प्रयोग गायब हो रहे हैं। तो हम क्यों इधर ये जो बात की गई कि ग्लोबलाइजेशन रुकेगा नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक और लगता है कि मनुष्यता पर खतरा है, पर दूसरी तरफ मनुष्यता का विस्तार भी है जी। भारतीय जो मानव मूल्य हैं पूरे विश्व को देने का हमें अवसर मिला इस विश्व बंधुत्व के कारण ही। तो हमारा जो मूल्य हैं उन्हें हम विश्व तक पहुंचा पाते हैं क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के हिस्से बनते हैं। पर टेक्नोलॉजी से, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमें समृद्ध होना चाहिए। हमारी कमजोर पक्ष ये है कि जब टाइपराइटर आया था तो उसमें तो की सीमाएं थी। आज कंप्यूटर में की सीमाएं नहीं है। हम समस्या का क्या है कि हमने अपनी भाषाओं के उच्चरित रूप को कैसे हम लिख पाए, इसका काम हमने नहीं किया, भाषा के लोगों ने भी नहीं किया।
तो भाषा के जो विविध उच्चरित रूप हैं वो अभी भी हम आईपीए में लिखना चाहते हैं, क्यों नहीं देवनागरी बेस जी को आधारित होकर लिखना चाहते हैं। नागरी अब देखिए, ङ पंचम जो ध्वनि है ङ, वो पूरे उत्तर पूर्व में अधिकतम है। अब ङ रोमन में लिखी ही नहीं जा सकती, पंचम ध्वनियां रोमन में ठीक से लिखी ही नहीं जा सकती। तो भारत की भाषाओं को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की परंपरा के साथ साथ वो जिस रूप में उच्चरित हो रही हैं उसमें संरक्षित करते हुए टेक्नोलॉजी के विकास का काम करना चाहिए। भारत सरकार ने TDIL के नाम पर बहुत सारा पैसा दिया, पर हम विकास वैसा नहीं कर पाए क्योंकि हम सजग नहीं थे। जी तो हमें सजगता के साथ टेक्नोलॉजी का विकास करना, हमें अपनी ज्ञान परंपरा, वैद्यक परंपरा, चिकित्सा की परंपरा, आभूषण की परंपरा, भोजन की परंपरा, उनकी शब्दावलियों की रक्षा के साथ साथ, उनके बनाने की परंपरा की रक्षा के साथ साथ, बिना उनकी रक्षा के भारतीय भाषाओं की रक्षा होने वाली नहीं है। तो ये तो भारतीय भाषाओं के साथ साथ कोशिशें हुई हैं, बहुत कोशिशें हो रही हैं और बहुत कुछ है जो भी किया जाना बाकी है। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है अगर हमें अपनी भाषा और बोलियों को बचाए रखना है। और इसी के साथ डॉक्टर चौधरी आपका और प्रोफेसर जैन, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो संस्कृति और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक भाषा को समाप्त करना बेशकीमती विरासत को खोने